आई एम सुजाता साहू। वेलकम इन माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे हिल्डा टाबा मॉडल, जो कि बीएड थर्ड सेमेस्टर का पार्ट है। और क्वेश्चन के हिसाब से मतलब अगर आपके एग्ज़ाम है तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आज हम इसे समझेंगे। देखिए, मैटर और डिस्क्रिप्शन और चाहे जो भी हो टॉपिक, वो आपको कहीं पे भी मिल सकता है, नेट पे, यूट्यूब में। लेकिन अकॉर्डिंग टू मी आपको वो जो भी दिया गया है टॉपिक, वो समझ में आना चाहिए, ताकि आप उसको अपने वर्ड्स में लिख सकें। ठीक, तो मेरे अकॉर्डिंग तो समझना ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप कोई भी चीज़ लिख सकेंगे और अच्छे से उसे डिस्क्राइब कर सकेंगे। तो यहाँ पे मैंने कुछ मेथड यूज़ किए हैं जो शायद आपको आपके एग्ज़ाम में ज़्यादा आपकी हेल्प करे। किस तरह आपका आंसर रिप्रेजेंट करना है वो भी मैं बताऊंगी आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। आज का टॉपिक है हिल्डा टाबा मॉडल, जो कि करिकुलम डेवलपमेंट का एक पार्ट है। इसे ग्रास रूट मॉडल भी कहा जाता है। अब इसे दिया किसने था? तो दिया इसे हिल्डा टाबा ने था, जो कि जिनका जन्म 7 दिसंबर 1902 को हुआ था और उनकी मृत्यु हुई थी 6 जुलाई 1967। ठीक, शी वॉज एन आर्किटेक्ट, कॉलम थ्योरिस्ट, रिफॉर्मर एंड टीचर एजुकेटेड। वो एक आर्किटेक्ट थी और क्या कहते हैं, करिकुलम थ्योरिस्ट भी थी, और उन्हीं ने ये मॉडल दिया था। शी वॉज बॉर्न इन स्मॉल विलेज ऑफ कोरस्ते। वो उनका जो जन्म हुआ था एक छोटे से गांव में हुआ था, जिसका नाम कोरस्ते था, जो कि एस्टोनिया में है। अब उनकी फैमिली की अगर हम बात करें तो उनकी मदर का नाम लीसा था और उनके फादर का नाम रॉबर्ट टाबा था। ठीक, जो कि एक स्कूल मास्टर थे। और उनकी जो क्या कहते हैं एजुकेशन थी वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में हुई थी। ये हिल्डा टाबा के बारे में है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है। अगर आपके पास टाइम हो तो आप लिख सकते हो, वरना आप मॉडल पे ज़्यादा फोकस करिएगा जब पूछा जाए। जब हम हायर क्लास में जाते हैं, यानी ग्रेजुएशन लेवल हो गया, पीजी लेवल हो गया, तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया आप उसी पे फोकस करें और उस पर ज़्यादा लिखें और उसी के सराउंडिंग में बातें करें। ठीक, अगर हाँ आपको ऐसा लगता है कि इम्पॉर्टेंट है और लिखना चाहिए, तो आप जो भी साइंटिस्ट हैं या फिर कुछ भी है तो उनके बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे सकते, जैसे उनकी जन्म तिथि, मृत्यु, उनके गार्जियन, उनकी एजुकेशन कब हुई थी, एक्सेट्रा। अब हम बात करेंगे मॉडल की। ठीक, तो ग्रास रूट मॉडल को दिया तो था हिल्डा टाबा ने, और ये कैसा मॉडल है? डिसेंट्रलाइज मॉडल है। यानी इसमें जो एडमिनिस्ट्रेशन है या फिर कोई भी सरकार के जो भी क्या कहते हैं, उनकी जो भी व्यूज़ हैं, चाहे जो भी डिसीजन है, वो इसमें नहीं होगा। यानी ये डिसेंट्रलाइज होगा। ये पूरा स्टूडेंट सेंटर्ड था, इसमें एडमिनिस्ट्रेशन का कोई रोल नहीं था, और ये फ्लैक्सीबल भी था। इट वॉज प्रपोज बाय हर इन द बुक करिकुलम डेवलपमेंट थ्योरी एंड प्रैक्टिस। जैसा कि हिल्डा टाबा ने जब ये मॉडल दिया था तो इसका जिक्र उन्होंने अपनी बुक करिकुलम डेवलपमेंट और थ्योरी एंड प्रैक्टिस में किया था। यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने इसे ब्लू कलर से लिखा है, इसलिए क्योंकि इसे हाईलाइट करने के लिए। आप एग्जाम में कोई भी चीज़ अगर आपको इम्पोर्टेंट लगे और उसे आपको शो करना हो तो आप उसे अंडरलाइन कर सकते हो या फिर ब्लैक स्केच का यूज़ कर सकते हैं। हम एग्ज़ाम में कलरफुल पेन का यूज़ नहीं कर सकते, और ग्रीन और रेड तो बिल्कुल मत करिएगा। यहाँ पे मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए डिफरेंट डिफरेंट कलर्स का यूज़ किया है। ठीक, अब हम बात करते हैं कि जो हिल्डा टाबा थी उनका मतलब क्या थिंकिंग थी, वो क्या सोचती थी। तो ऐसा माना जाता है, शी बिलीव दैट देयर मस्ट बी डेफिनेट ऑर्डर इन क्रिएटिंग करिकुलम। वो ऐसा मानती थी कि जब भी कोई भी करिकुलम अगर बनता है बच्चों के लिए, तो उसके एक डेफिनेट ऑर्डर या फिर स्टेप्स होने चाहिए। ये नहीं कि हम एकदम से कोई भी चीज़ लागू कर दें या फिर कुछ बर्डन बच्चों के ऊपर डाल दें। तो हर चीज़ का कुछ ना कुछ ऑर्डर होना चाहिए, जैसे सिंपल टू कॉम्प्लेक्स हम ले सकते हैं। और वो ये भी मानती थी कि जो टीचर होता है, टीचर अपने स्टूडेंट्स को काफ़ी अच्छे से समझता है, जानता है, उनके क्या कहते हैं बिहेवियर को उसे ज़्यादा पता रहता है कि कौन सा स्टूडेंट कैसा है। तो वो ये मानती थी कि अगर कोई भी करिकुलम बनाया जा रहा है तो उसमें जो टीचर हैं उनको पार्टिसिपेट करना ज़रूरी है, यानी उनको भी पार्टिसिपेट करना चाहिए उस करिकुलम को फॉर्म करने में।
क्योंकि करिकुलम तो हम स्टूडेंट के लिए बना रहे हैं ना, तो वो स्टूडेंट सेंटर्ड होना चाहिए, प्लस उसमें स्टूडेंट का इंटरेस्ट भी होना चाहिए। यानी जो भी हम करिकुलम फॉर्म करेंगे वो अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू हिज नीड्स, अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी, अकॉर्डिंग टू हिज इंटरेस्ट होना चाहिए। ठीक, तो ये सारी बातें थी जो वो सोचती थी और बिलीव करती थी। आप इन 2 पॉइंट्स को ज़रूर लिखिएगा अपनी कॉपी में, तो इससे अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा आपके आंसर शीट पे। अब हम बात करेंगे स्टेजेस ऑफ हिल्डा टाबा मॉडल। यहाँ पे मैंने पूरा नहीं लिखा है, HTM लिखा है, लेकिन आप लोग अपने एग्जाम में ज़रूर पूरा लिखिएगा, क्योंकि शॉर्ट फॉर्म अगर आप लिख रहे हो तो कहीं ना कहीं आप उसे डिस्क्राइब भी करिए। ठीक, तो यहाँ पे कुछ ऐसे स्टेजेस हैं, मिनिमम तो 7 स्टेज है, मैं एक एक स्टेज आपको क्लियरिफाई करूँगी। अब हम बात करते हैं फर्स्ट स्टेप की, और फर्स्ट स्टेप क्या है? डायग्नोसिस ऑफ नीड्स यानी ज़रूरतें। अब यहाँ पे किसकी ज़रूरतों के बारे में बात की जा रही है? स्टूडेंट्स की। क्यों? क्योंकि हम करिकुलम किसके लिए फॉर्म कर रहे हैं? एक स्टूडेंट्स के लिए। तो हमें सबसे पहले करिकुलम बनाने से पहले ये ध्यान में रखना होगा कि जो स्टूडेंट है जिसके लिए ये पूरा पाठ्यचर्य या फिर पाठ्यक्रम बनाया जा रहा है, उसकी ज़रूरतें क्या हैं। ठीक, और ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि जैसे कोई भी विद्यार्थी है तो उसे रहना तो आखिर आगे जाके समाज में है, समाज से इंटरेक्ट करना है, तो हमारे समाज के क्या ज़रूरतें हैं, हमारी संस्कृति के, हमारे कल्चर्स की क्या ज़रूरतें हैं, इन सब को ध्यान में रखते हुए हमें करिकुलम बनाना है। ठीक, आप लोगों ने देखा होगा कुछ बुक में कहीं कहीं स्टेट के बारे में दिया जाता है, कहीं कहीं पे कल्चर्स के बारे में दिया जाता है। जैसे हम ये कह सकते हैं कि कभी कभी आप लोगों ने कई बुक में देखा होगा होली के बारे में जिक्र है, ईद फेस्टिवल के बारे में जिक्र है, तो ये क्या हमारे कल्चर ही को तो बता रही है कि ऐसे होना चाहिए। और आप लोगों ने कुछ सब्जेक्ट हम लेते हैं जैसे इकोनॉमिक्स है, सिविक्स है, उसमें क्या समाज से रिलेटेड बताया जाता है, हमारी ड्यूटीज़ क्या है, रोल्स क्या है। ठीक, तो ये भी तो आप लोग कह सकते हैं कि 8th क्लास में जैसे देखा जाए तो ये सारी चीज़ें रखी जाती है। क्यों? क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमारे समाज की ज़रूरतों को, हमारे संस्कृति की ज़रूरतों को, एक विद्यार्थी के ज़रूरतों को पूरा करती है। ठीक, तो फर्स्ट पॉइंट यही है कि डायग्नोसिस ऑफ नीड्स यानी क्या क्या ज़रूरतें, पहले हम उनको पता करें। नेक्स्ट है आपका फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। अब जैसा कि हम लोग को पता चल गया कि क्या क्या ज़रूरतें हो सकती हैं, तो हम अपना उद्देश्य अब यहाँ पे डिसाइड करेंगे कि क्या क्या उद्देश्य होने चाहिए, और किन उद्देश्यों को अगर हम लें तो हमारी जो भी ज़रूरतें हैं जो सामाजिक है, चाहे एक विद्यार्थी की व्यक्तिगत हो या फिर किसी संस्कृति की हो, तो उसे हम कैसे पूरा कर पाए, कैसे उसे फुलफिल कर पाए। तो हमें उद्देश्य बनाने पड़ेंगे, डिसाइड करने पड़ेंगे कि कौन कौन से उद्देश्य हम ऑब्जेक्टिव लें, ताकि हमारी जो नीड्स हैं, ज़रूरतें हैं, वो पूरी हो सकें। नेक्स्ट है सिलेक्शन ऑफ कंटेंट। अब सिलेक्शन ऑफ कंटेंट में यानी जो भी आप कंटेंट ले रहे हैं करिकुलम के लिए, उसका सिलेक्शन करना है कि हमें कौन कौन सी चीज़ें हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है तो हम उसे इंक्लूड करें, और कौन कौन सी चीज़ इम्पॉर्टेंट नहीं है तो हम उसे एक्सक्लूड कर दें, और कौन कौन सी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस किया जाए। तो ये सारा क्या किस में आ जाएगा? सिलेक्शन ऑफ कंटेंट में। यानी आप लोगों ने देखा होगा, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, एनसीईआरटी की जब बुक्स डिसाइड की जाती है, बनाई जाती है, तो उससे कोई एक मेंबर नहीं बनाता है, वो टीम वर्क होता है। यानी कमेटी बैठती है, उस कमेटी में कई सारे जैसे साइकोलॉजिस्ट होते हैं, सीनियर टीचर्स होते हैं, काउंसलर्स होते हैं, वो सब डिसाइड करते हैं कि कैसा किस एज ग्रुप के बच्चों के लिए कौन सा कंटेंट बेटर रहेगा। अब हम ऐसा नहीं कर सकते कि 3rd क्लास का स्टूडेंट है तो हम उसके लिए 10th लेवल की बुक रख दें, तो क्या वो पढ़ पाएगा? नहीं, ना ही वो इंटरेस्ट लेगा और ना ही वो जो भी एम है शिक्षा का उसे वो फुलफिल ही नहीं कर पाएगा। तो हमें बच्चों के एज के अकॉर्डिंग, उनकी मेंटालिटी के अकॉर्डिंग भी डिसाइड करना पड़ता है कि कंटेंट कैसा होना चाहिए। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट। अब हमने कंटेंट सिलेक्ट तो कर लिया, लेकिन उसे ऑर्गेनाइज कैसे करें, ये बात भी इम्पॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट आपका पॉइंट है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट, कि हम उस कंटेंट को, जो भी हमें टॉपिक मिले हैं या फिर चैप्टर्स हैं, तो हम उसे कैसे ऑर्गेनाइज करें। तो मैंने एक चीज़ पहले कही थी, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। आप लोगों ने मैथ्स के
बुक में देखा होगा, सबसे पहले नंबर सिस्टम रखा जाता है। क्यों? क्योंकि नंबर सिस्टम जो चैप्टर होता है वो बेसिक होता है, वो सारे बच्चों को आना चाहिए। उसके बाद हम फिर एडिशन में जाते हैं, फिर सब्ट्रैक्शन में जाते हैं, फिर उससे और कॉम्प्लेक्स होता जाता है। पहले यानी बेसिक में सिंपल ही रखा जाएगा, उसके बाद हम धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स करेंगे ताकि बच्चों को अच्छे से समझ में आए और उनकी जो भी लर्निंग प्रोसेस है उसमें ऐड ऑन होता रहे, चीज़ें नई नई चीज़ें आए और वो समझें। फिफ्थ पॉइंट है सिलेक्शन ऑफ लर्निंग एक्टिविटीज़, यानी शिक्षण सामग्री का सिलेक्शन चयन करना। ठीक, तो इसमें क्या होगा, इसमें देखिए अगर आपने कोई भी करिकुलम फॉर्म किया है तो उसमें आप क्या क्या शिक्षण सामग्री यूज़ कर सकते हैं और कौन कौन सी हम चीज़ें ऐसे यूज़फुल चीज़ें यूज़ करें ताकि बच्चों को जो चैप्टर है या फिर टॉपिक है वो अच्छे से समझ में आए। यहाँ पे एक एग्जांपल देना चाहूँगी मैं कि जैसे कुछ टीचर TLM जैसे टीचर लर्निंग मटेरियल यूज़ करते हैं, चार्ट हो गया और क्या कहते हैं मॉडल्स हो गए, ऑब्जेक्ट्स हो गए, मटेरियल्स हो गए, रियल ऑब्जेक्ट्स हो गए हैं, वो डिफरेंट तरीके की सारी चीज़ें यूज़ करते हैं अपने क्लास में ताकि जो बच्चे हैं उनको वो टॉपिक चैप्टर कोई भी चीज़ अच्छे से समझ में आए और कहीं पे कोई डाउट ना रहे। तो हमें आप लोगों ने ये भी देखा होगा साइंस की जो बुक होती है उसमें कई तरह के एक्टिविटीज़ होती हैं, एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, ताकि उसमें बच्चे का इंटरेस्ट हो। यानी अगर कोई टीचर पढ़ा रहा है साइंस या फिर मैं 8th में केमिस्ट्री की बात कर लूँ तो अगर मैं एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगी तो बच्चे को वो चीज़ जल्दी समझ में आएगी और वो जो भी लर्निंग प्रोसेस होगा, जो भी उसे समझ में आया वो उसकी नॉलेज क्या हो जाएगी, परमानेंट हो जाएगी। ठीक, तो टीचर को लर्निंग एक्टिविटीज़ या फिर मटेरियल्स का सिलेक्शन भी ज़्यादा प्रॉपर करना पड़ेगा। उसके बाद हम 6th पॉइंट पे आते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लर्निंग एक्टिविटी। अब जहाँ हमने सिलेक्शन किया था लर्निंग एक्टिविटीज़ का, वहीं पे यहाँ पे हम ऑर्गेनाइज करेंगे कि किससे पहले होना चाहिए और किससे बाद में होना चाहिए। उसके बाद लास्ट पॉइंट है इवैल्यूएशन यानी अगर आपने करिकुलम फॉर्म किया है तो उसका मूल्यांकन भी तो करना ज़रूरी है कि जो हमने करिकुलम बनाया है वो कितना सक्सेसफुल है और कितना अनसक्सेसफुल, इसीलिए इवैल्यूएशन का प्रोसेस रखा जाता है। अब यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लूँगी, जैसे कि आप लोगों ने बुक में चैप्टर्स, कोई भी चैप्टर्स देखिए, लास्ट में कुछ एक्सरसाइज होती हैं। ठीक, तो वो एक्सरसाइज क्यों होती है, ताकि बच्चे को कितना समझ में आया, उसने कितना सीखा है, तो हम उसका मूल्यांकन उससे कर सकते हैं। हम उसे एक्सरसाइजेस देते हैं, उससे क्वेश्चंस पूछते हैं ताकि वो आंसर दे और अगर उसे समझ में आए तो वो आंसर दे पाएगा और अगर कहीं पे डाउट है तो वो पूछेगा आपसे। ठीक, तो इवैल्यूएशन मूल्यांकन भी बहुत ज़रूरी है। जब आपने करिकुलम बनाया है तो आप उसका मूल्यांकन भी करेंगे कि कितना वो सक्सेसफुल है, कितना वो अनसक्सेसफुल है। अगर कहीं पे कोई कमी आती है तो हम उसे दूर करने की कोशिश करेंगे और अगर जो चीज़ें अच्छी हैं तो उसे अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। अब जहाँ पे हमने स्टेजेस ऑफ हिल्डर-टाबर मॉडल की बात की थी, वहीं अब हम बात करेंगे एप्लीकेशन की। एप्लीकेशन यानी कोई भी मॉडल अगर बनता है तो उसकी कुछ अच्छाइयाँ होती हैं और आप इसे लिख सकते हो। शॉर्ट अगर आए तो आप इतना लिखोगे तो सफिशिएंट होगा। डायग्राम मैंने जो बनाया था आप उसे बना सकते हो, तो इससे आपकी कॉपी का और आपकी स्टडी का अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, इम्प्रेशन अच्छा पड़ता है, क्योंकि एग्जामिनर के पास इतना टाइम तो होता नहीं कि वो एक एक सेंटेंस रीड आउट करे। तो अगर आप प्रेजेंट करते हो कोई भी डायग्राम या फिर कोई भी चीज़ तो उससे अच्छा इम्पैक्ट होगा। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन की। एप्लीकेशन फर्स्ट है टीचर एक्ट एज डेवलपर्स और फैसिलिटेटर्स। सही बात है। अगर जैसे अगर हम पहले ज़माने की बात करते तो पहले टीचर थोड़े स्ट्रिक्ट होते थे, यानी दंड का प्रावधान भी था।
लेकिन अब जैसा कि एनसीएफ 2005 ने कहा है कि किसी भी स्टूडेंट को हम दंड नहीं दे सकते, चाहे वो फिजिकल हो चाहे वो मेंटल हो, ठीक। तो यहाँ पे जो ये मॉडल है वो उसमें टीचर एक फैसिलेटर और डेवलपर की तरह वर्क करता है, वो लीडर की तरह वर्क नहीं करता, ये इसकी अच्छी बात है। नेक्स्ट है टीचर अप्रोच इज यूज्ड इन दिस मॉडल, यानी जो टीचर का योगदान और रोल तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है इस मॉडल में, क्योंकि वही है जो स्टूडेंट को अच्छे से समझता है, उसके बिहेवियर को जानता है और उसके इंटरेस्ट, एबिलिटी और नीड्स को समझता है। तो कहीं ना कहीं टीचर का यहाँ पे बहुत रोल है। स्टूडेंट सेंटर, सही बात है, मॉडल, ये जो मॉडल बना है वो पूरा स्टूडेंट सेंटर है, ये पूरा स्टूडेंट सेंटर है क्योंकि स्टूडेंट के इंटरेस्ट, एबिलिटी और नीड के अकॉर्डिंग है। नेक्स्ट पॉइंट है टीचर आर अवेयर ऑफ स्टूडेंट्स नीड्स सो दे शुड डेवलप द करिकुलम। अब टीचर स्टूडेंट के नीड्स को जानता है तो उससे ही करिकुलम फॉर्म करना चाहिए, ये हिल्डा टाबा का मानना था। नेक्स्ट पॉइंट है वन कैन डिसाइड व्हाट टू इंक्लूड, एक्सक्लूड एंड एम्फसाइज इन करिकुलम, यानी कोई भी ये डिसाइड कर सकता है कि क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है तो हम उसे अप्लाई करेंगे और जो चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है हम उसे हटा भी सकते हैं इस करिकुलम में। अगर इम्पॉर्टेंट है कोई चीज़ तो जाहिर सी बात है हम उसे अप्लाई करेंगे ताकि उससे बेनिफिट हो बच्चों का, और जो चीज़ उनके उतने काम की नहीं तो हम उसे हटा भी सकते हैं। अब अगर किसी मॉडल की अच्छाइयाँ होती है तो कहीं ना कहीं उसकी कुछ खामियां भी होती हैं, तो यहाँ पे 4 डिमेरिट्स हैं, आप इसे लिख सकते हो। फर्स्ट है टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, यानी अगर आप कोई भी मॉडल बनाते हो तो उसमें टाइम तो लगेगा ही, ठीक, और काफ़ी चीज़ें आपको और ज़रूरत होगी, जैसे मनी की प्रॉब्लम हो गई या फिर फंड्स का हो गया या फिर टाइम का हो गया, या फिर क्या कहते हैं जो भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे उन सारे मेंबर्स का योगदान भी ज़रूरी है, मैन पावर की दिक्कत आती है। नेक्स्ट है नॉट यूज़फुल फॉर ऑल सब्जेक्ट, यानी ये जो मॉडल था, करिकुलम था, वो सारे सब्जेक्ट पे अप्लाई नहीं हो पाता था, तो ये कुछ ड्रॉबैक है। थर्ड था डिफ़िकल्ट फॉर नॉन गिफ्टेड स्टूडेंट। नेक्स्ट है डिफ़िकल्ट फॉर नॉन गिफ्टेड स्टूडेंट और स्लो लर्नर्स, यानी जो नॉन गिफ्टेड स्टूडेंट हैं जिनका आईक्यू हम ये कह सकते हैं ज़्यादा हाई नहीं है, एवरेज है, या फिर कुछ स्लो लर्नर्स है जो धीरे धीरे सीखते हैं चीज़ों को, तो उनके लिए कहीं ना कहीं वो डिफ़िकल्टी थी, वो उसे उतनी जल्दी ग्रैस्प नहीं कर पाते थे। नेक्स्ट है डिफ़िकल्ट फॉर हिट्रोजीनियस क्लास। अब इस मॉडल की ये भी एक ड्रॉबैक था कि ये हिट्रोजीनियस क्लास के लिए डिफ़िकल्ट था। हिट्रोजीनियस क्लास में जहाँ पे आपको कई डिफरेंट काइंड्स के स्टूडेंट्स मिलेंगे, कुछ टैलेंटेड होंगे, कुछ स्लो लर्नर्स होंगे, कुछ ज़्यादा क्रिएटिव होंगे, तो कुछ क्या कहते हैं, कुछ लीस्ट टैलेंटेड होंगे। तो जो हेट्रोजीनियस क्लास है, यानी एक से ज़्यादा जहाँ पे स्टूडेंट्स मिलेंगे जो डिफरेंट एबिलिटीज़ के होंगे, उनके लिए ये डिफ़िकल्ट था थोड़ा। इसके बाद ये टॉपिक हमारा ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपकी कोई हेल्प हो सके इस वीडियो से तो यू मोस्ट वेलकम, और अगर आपको पसंद आया हो, और मैं उन सभी सब्सक्राइबर्स को थैंक यू कहूँगी जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया। थैंक्स थैंक्स थैंक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय।